अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में आपको बताएंगे दिल दहला देने वाली दास्तान, किस तरह से एक बेचारे दर्जा चहारुम के चौकीदार मुलाजिम पर किस तरह से तशद्दुद किया गया, किस लिए, क्या वो वाक़या था और उसके पीछे कौन मुलव्वस है। और जो हम ये नारे लगाते फिरते हैं कि जनाब रियासत होगी माँ के जैसी, तो माँ जैसी रियासत क्या ऐसी होती है? बात होगी जी आज इसके ऊपर। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात का क्या और कैसे जवाब दिए और वो कितने जस्टिफाइड हैं, उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। व्यूअर्स, आज इमरान खान साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनके एक तरफ उस्मान डार साहब और एक तरफ जावेद अली बैठा हुआ था। ये शख्स कौन है जावेद अली? ये बुनियादी तौर पर दर्जा चहारुम का एक मुलाजिम है जो कि चौकीदार है और बेचारा एक कमज़ोर गरीब आदमी है। और इसके साथ एक इंतहाई इंसानियत सोज सलूक किया गया, ऐसा बदतरीन सलूक जो कि दुश्मनों के साथ भी दुश्मन भी नहीं करते, इस तरह का मामला हुआ है जिससे सुनकर आपकी, जिसको कहते हैं ना, सर शर्म से झुक जाएं। और आप वाकई अगर उसको इमेजिन करें कि एक इंसान को किस कर्ब से गुजारा गया है, तो आप उसकी तकलीफ़ का एहसास कर शायद ही कर पाएँ। ये जावेद अली को बुनियादी तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उससे एक मर्ज़ी का बयान दिलवाने की कोशिश की जा रही थी उस्मान डार साहब के ख़िलाफ़, जो कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं और काफ़ी देर से खटक रहे हैं सबको कि इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जा सके, और इसके लिए काफ़ी कोशिश की जा रही थी। और अभी रिसेंटली बल्कि नैब में भी इनके अगेंस्ट कोई चार्जेस लगा कर कुछ कोशिश की गई है कि कोई केस शुरू किया जाए। लेकिन उससे बेशतर जनाब ये जावेद अली साहब को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है कि जिसमें इस शख्स को ये बयान दिलवाने की कोशिश की जा रही थी कि जी इसने उस्मान डार साहब को कोई पैसे दिए हैं और उन्होंने कोई पैसे इससे लिए हैं ज़बरदस्ती किसी में भी भर्ती के वजह से या जिस तरह भी भर्ती करवाने के ऊपर। तो उनके उस्मान डार मुखालिफ बयान दिलवाने के लिए इस शख्स के साथ क्या क्या नहीं कर दिया गया। इसको बुलवाया गया तफ्तीश के लिए, फिर इसको हथकड़ियाँ लगा के गिरफ़्तार कर लिया गया, फिर इसकी आँखों के ऊपर पट्टी बांधकर, चेहरे पे कपड़ा डालकर, फिर इसको कहीं नामालूम मकाम पर ले गए। फिर उसके बाद इसको वहाँ नामालूम मकाम पर ले जाकर मारा पीटा गया और लिटा दिया गया इसको ज़मीन पर। फिर 6-7 लोग मिलकर इसको मारते रहे और इसको कहते रहे कि तुम ये मानोगे तुमने उसको पैसे दिए उस्मान डार को। और ये शख्स डटा रहा कि नहीं, मैं झूठ नहीं कह सकता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसको मज़ीद टॉर्चर करने के लिए उल्टा लटकाया गया, फिर उल्टा लटका के मारा गया। फिर भी ये डट गया तो फिर उसके साथ इन्होंने मज़ीद इंसानियत से सलूक किया, इसके सारे कपड़े उतार दिए, कपड़े उतार कर इसको फ़र्श पर बिठा दिया और फिर इसको मज़ीद टॉर्चर किया गया ज़हनी तौर पर। फिर उसके बाद उसको उसके नाजुक अज़ा के साथ, मैं तो हैरान हो रही हूँ कि इन लोगों की सोचें आप देखें कि ये कैसे कैसे आइडियाज़ जनरेट कर लेते हैं कि जनाब कैसे किसी को मज़ीद अजियत दी जा सकती है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा मज़ीद अजियत कैसे दी जा सकती है? अच्छा, इससे भी ज़्यादा गिरावट का लेवल क्या हो सकता है? जितनी आप अजियत देने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, उतने ही आप अपने आप को दरिंदा सिफत लोग साबित करते हैं कि आप कितने भेड़िए हैं इंसान के रूप में। इसके नाजुक आज़ा के साथ ईंट बांध दी गई तकलीफ देने के लिए, ईज़ा पहुंचाने के लिए। फिर भी ये शख्स कहीं पक्का था, डटा रहा, नहीं बोला, नहीं खिलाफ बात करने के लिए तैयार हुआ। तो अल्टीमेटली फिर इसको उन्होंने कहा कि जी ठीक है, ठीक जाओ, फिर डाले में जाके इसकी बीवी को ले आओ, इसके बच्चों को ले आओ, इसकी बीवी की नंगी वीडियो बनाओ और फिर उसको फेसबुक पर डालो अगर ये नहीं मान रहा तो। जब ये उसको धमकी लगाई तो फिर उसकी बस हो गई। शरीफ आदमी था बेचारा, अपने साथ तो जो कुछ भी किया गया उसने बर्दाश्त किया। जब ज़ाहिर बीवी बच्चों पे बात आएगी तो फिर इंसान की तो वो आखिरी हद होती है, उसके बाद फिर आगे उसके पास क्या रह जाता है। उसने कहा भाई ठीक है, बता दें क्या बुलवाना चाहते हैं, कहाँ साइन करने हैं, क्या करना है, मुझे बता दें, मैं कर देता हूँ, ये तो नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता। तो फिर सब ताकतवरों ने मिलकर एक चौकीदार को बड़ा फतह कर लिया। भाई बहुत मुबारक हो आपको, आपकी इज़्ज़त को सलाम है और आपकी बहादुरी को तमगा पहनाना चाहिए कि एक शख्स को मिला मार धाड़ के और इस तरह की गंदी हरकतें करके उसके साथ,
और घटिया उसको धमकियां देकर उसकी बीवी की वीडियो बनाने की बात करके उसको आपने कुछ मनवा लिया तो वेरी गुड, क्लैपिंग होनी चाहिए ऐसी हरकतों के ऊपर। ये है आपकी माँ जैसी रियासत और ये है उसके अंदर भेड़िए नुमे लोग जो कैसे फिर रहे हैं। यानी अब नंगा कर करके मर्दों को दिल नहीं भर रहा, 1 साल से जो बंदा गिरफ्तार हो रहा है उसको नंगा कर रहे हैं, तो अब औरतों के ऊपर आ गए हैं आप लोग। ये है इन लोगों का लेवल कि अब जनाब यहाँ पर तो बात नहीं बन रही, ये तो सारी पक्की चमड़ी के निकल रहे हैं, तो लिहाजा औरतों, बीवी, बेटियों, घर के ख़वातीन के ऊपर आ जाया जाए। तो ये है सूरत हाल। लेकिन बहरहाल इंसानी हुकूक के अलमबरदार चुप करके बैठे रहें, क्योंकि इंसानी हुकूक या ख़वातीन की बात या इस तरह की चीज़ें ये तो सिर्फ़ उमरा के लिए हैं, अशराफिया के लिए हैं। ये आसमान से उतरी शहज़ादी मरीम नवाज़ साहिबा हैं जो सिर्फ़ ख़ातून है, बाकी तो दुनिया में कोई ख़ातून ही नहीं है, ना किसी की इज़्ज़त है। और इसी तरीके से जो कोई भी जुल्म सितम होता है वो तो सिर्फ नवाज शरीफ पे होता है या शरीफ फैमिली पे होता है या जरदारी फैमिली पे या भुट्टो जिसके नाम के साथ लगा हो वो होता है। बाकी कोई जावेद अली हो या कोई और शहबाज गिल का ड्राइवर हो जिसकी छोटी सी 10 महीने की बच्ची को माँ से अलग करके उसको जेल में पहुंचा दिया था, ड्राइवर का पता पूछते 2 दिन उसको बेचारी को अंदर रखा था, बीवी को उसकी, वो खातून थोड़ी थी। नहीं नहीं, वो कब खातून थी? और बाकी दुनिया में कोई खातून नहीं है, खातून बस मरियम नवाज है और बाकी किसी की कोई इज्जत नहीं है इस मुल्क में। सिर्फ उमरा और अशराफिया की इज्जत है। वो जो हसन नवाज जो बैठा हुआ था कुर्सी पे, उसकी तस्वीर आ गई तो इंसानी हुकूक के अलंबरदार की चीखें आसमानों पर चली गई कि पता नहीं क्या उसके साथ कर दिया है जनाब, इंसानियत सोच सलूक हो गया, तज़हीक हो गई। हसन नवाज नैब के दफ्तर में इतनी इज्जत और आबरू के साथ कुर्सी पे बैठा था। ये लोग हैं इज्जत वाले, इन लोगों की, ये कीड़े मकोड़ों की थोड़ी कोई हैसियत है। आप सारे चुप करके बैठे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आप नज़र नहीं आएगा आपको कोई ऐसा सहाफ़ी जो वैसे बड़े रोने रो रहे होते हैं हर एक के आकर, लेकिन अब आपको वो जय्यद सहाफ़ी बिल्कुल खामोश नज़र आएंगे। क्योंकि क्यों? उसके बंदे के नाम के साथ पीटीआई बैठा है या वो इमरान खान के साथ बैठा है, लिहाजा बस अब उसके बाद तो उसकी कोई उसके ऊपर ज़रूरत ही नहीं है बात करने की रह गई। तो ये है इस वक्त हमारे मुल्क का कल्चर और ये है उसमें इंसानी हुकूक की सूरत हाल। लेकिन बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाक़या है जिसके बाद यकीनी तौर पर हम जैसे बहुत से लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार हम किस माशरे में रह रहे हैं और क्या यहाँ पे फ्यूचर है बच्चों का। हर कोई ये सोचने पे मजबूर है कि जितनी जल्दी हो सके इस मुल्क से निकलो। यहाँ पर क्या है? कानून और इंसाफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। रुपया पैसा तो वही है जो आपने कमाना है, असल चीज़ तो ये होती है आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, कम से कम हुकूक होते हैं, इज़्ज़त आबरू होती है। अगर वो आपको नहीं मिल सकती तो फिर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो बहुत ही भयानक ये वाक़या। लेकिन जहाँ हम यहाँ पर ये रो रहे हैं और फिर सब लोग डिमांड करते हैं कि जनाब कोर्ट्स क्यों नहीं कुछ कर रही, चीफ जस्टिस क्यों नहीं नोटिस ले रहे, तो अभी वो नोटिस नहीं ले रहे तो उन लोगों के साथ ये हाल हो रहा है कि उनको भी अंडर प्रेशर किया हुआ है। अब जैसे आपने देखा जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के अगेंस्ट पूरी एक कैंपेन लॉन्च कर दी गई। कभी उनकी ऑडियो आ रही है, कभी उनके खिलाफ जायदादें बनाने के रेफरेंस दायर किए जा रहे हैं, कभी उनके ऊपर किसी भी यानी बेनामी जायदादों के इल्ज़ामात लग रहे हैं। और आपको पता है ये सब रेफरेंस जिसने दायर किया है इल्ज़ामात का, वो कौन बनता है? मियाँ दाऊद। ये वही शख्स है जो इमरान खान साहब के कातिलाना हमले में मुलविस मुलजिम का वकील है। अब आप देखें, डॉट्स कनेक्ट करें, आपको पता चल जाता है पीछे कौन है। उस बंदे को किसने वकील फ्राहम किया था? बिल्कुल जिसने उसको वकील फ्राहम किया था उसी ने इस वकील को ये रेफरेंस फ्राहम किया है कि जाके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दो जज के खिलाफ, जज को प्रेशराइज करने के लिए। मैं तो खुद इस हक में हूँ कि कोई भी मुकद्दस गाय नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई जज है, जर्नैल है, कोई भी है, कोई भी एहतसाब से बाला ना हो। बिल्कुल होना चाहिए, जज साहिबान के खिलाफ भी रेफरेंस होने चाहिए, उनके भी एहतसाब होने चाहिए, उनके भी जो मुख्तलिफ जायदादें हैं उनका हिसाब किताब होना चाहिए, कोई भी कानून से बाला नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात क्या है? यहाँ पे बात है टाइमिंग की, यहाँ पे बात है टारगेट करने की, यहाँ पर बात यह है मुतनाज़ बनाने की, यहाँ पर बदनीयती का अमल दखल है। ये बुनियादी क्वेश्चन है, वरना एहतसाब पे किसी को कोई आर नहीं है। और उसके बाद आप देखें वही हरकतें। अब उन्होंने फिर सारी आज जज साहब ने वो तफसीलात फ्राहम कर दी। उन्होंने कहा जी जो प्लॉट है वो तो वही प्लॉट है जो कि हर जज के कोटे में होता है, मुझे वही मिला, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं मिला। प्लाजा मेरे नाम पे कोई है नहीं, जो घर मैंने बनाया कैंट में वो मैंने अपने गुजरांवाला लाहौर के घर बेच के तो कैंट में घर लिया।
तो इन सब में से कौन सी चीज़ है जो डिक्लेयर नहीं है, या जो मैंने कोई बेनामी रखी है या कोई गैर कानूनी है? वो सब चीज़ें डिक्लेयर्ड हैं और उस पर ऊपर टैक्सेस हैं, रिटर्न्स में हैं वो। बाकी वो फ़ीस का मामला था बच्ची की, वो उन्होंने शो कर दिया कि ये सैलरीड अकाउंट में से उनकी फ़ीस पे होती है। और जहाँ तक बात है जनाब ऑडियो की, वो भी उन्होंने सारा कहानी बताई कि जनाब वो एक गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, काले शीशों वाली गाड़ी थी, पुलिस ने रोका है, रोकने के ऊपर कोई तल्ख कलामी हुई, पुलिस ने बदतमीज़ी की उनके साथ। तो ये जब खबर जो परवेज़ लाई साहब को मिली है, क्योंकि वो पंजाब में वाक़या पेश आया, तो उनके जो सेक्रेटरी थे ये पंजाब असम्बली के, वो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उनकी बात करवाई, उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी भी की। तो ये उनके साथ जो कन्वर्सेशन थी थोड़ी हुई है, जिसमें से क्लिप कुछ काट के और बाद में किसी और क्लिप के साथ मिक्स करके तो ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई कि जैसे नकवी साहब जो है वो बुनियादी तौर पर नत्थी हैं इन लोगों के साथ, और इनके जो केसेस हैं वो ख़ास तौर पर ऐसे बेंच में लगवाए जाते हैं जहाँ पे नकवी साहब मौजूद हों। तो ये सारा एक प्लान बनाकर और इस तरीके से इसको किया गया। आज जज साहब ने उसके हवाले से सारी क्लैरिफिकेशन दे दी, और फिर भी उन्होंने कहा है, अच्छी चीज़ है उनकी तरफ से, उन्होंने कहा फिर भी अगर किसी को कोई एतराज़ है तो ठीक है, जो फोरम पे आप कहेंगे मैं हाजिर होकर अपना मुकदमा पेश करूँगा, कोई ऐसे मसले की बात ही नहीं। तो ये है बुनियादी तौर पर सारी प्लान कि जिस तरह से अदलिया को इस वक्त, ख़ास तौर पर वो अदलिया जो इस वक्त काबू नहीं आ रही। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो पूरी इस्टेब्लिशमेंट है, जो बाजवा डॉक्ट्राइन चल रहा था वो तो वही चल रहा है, आपको मालूम है। जिस तरह से अभी मैंने आपको इंसानी हकूक़ की सिचुएशन बता दी है ना, तो ये तो पिछले 1 साल से यही कुछ हो रहा है। तो ये कंटिन्यूटी है आफ्टर 29 नवंबर भी। तो इसमें किसी को कोई अगर गलत फहमी है कि कोई उसमें फ़र्क आ गया, तो कोई फ़र्क नहीं आया। तो अब बात ये कि ये सारे तो सेम पेज पर हैं कि जनाब इलेक्शन नहीं होने, खान को वापस नहीं आने देना। दो बातें तो बिल्कुल क्लियर हैं। अब उस वजह से जो भी उसमें रुकावट बनता है उसके साथ यही कुछ होता है, वो विक्टिमाइज होता है। चाहे वो परवेज़ इलाही हो तो उसकी शामत आ जाती है। अब वो अदलिया के अगर जज से कोई ख़तरे महसूस हो रहे हैं कि कहीं वो आइन और कानून की अमलदारी की बातें ना शुरू कर दें, लिहाजा इनको टारगेट कर लो और इनके पीछे पड़ जाओ, तो वो एक बाकायदा सोची समझी मनसूबाबंदी और साजिश के तहत इन जज साहिबान को टारगेट किया जाएगा अंडर प्रेशर लाने के लिए। अभी ये पहली किस्त है, अभी मज़ीद किस्तें आने की उम्मीद है, और भी टेप्स भी आ सकती हैं, और तरीक़ों से भी जजेस को मुख्तलिफ जो है वो अंडर प्रेशर किया जाएगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो कैंपेन है, मरीम नवाज़ साहिबा जिस तरह से गोलाबारी करती हैं, अभी ये और आग उगलेंगी कुछ दिनों में, आपको नज़र आएगा। तो ये जो सारी चीज़ें पूरी प्लानिंग से हो रही हैं ताकि आने वाले फैसलों के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके। अब वो अदलिया कितना दबाव लेती है या नहीं, इसका फ़ैसला उनका फ़ैसला ही करेगा। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।